1 अगस्त और 1 अगस्त से आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एग्जाम शुरू हो गया है। तो दोस्तों 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका खत्म हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों में मिल गए हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल और रटिंग प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल और रटिंग प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। या दोस्तों आप अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है और क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो कृपया कर बता दें, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आपका नंबर ये सामने दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आज की एग्जाम में देखा गया था। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न अब जो सामने आ रहा है वो है कि दोस्तों क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। इंच में शायद पूछा गया था। तो दोस्तों क्रिकेट बैट का जो लंबाई होता है, नियम बनाया गया है उसके धारा के तहत दोस्तों चौड़ाई तो 4.28 इंच होता है, जबकि लंबाई की बात करें दोस्तों तो 38 इंच होता है। तो 38 इंच आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन में 38 इंच दिया होगा। तो जो लोग भी 38 इंच क्लिक किए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों बात करें हॉकी के मैदान की लंबाई का भी आपका लेंथ पूछा गया था। तो हॉकी का मैदान का जो लंबाई होता है दोस्तों आपका 91.40 मीटर और चौड़ाई दोस्तों 55 मीटर होता है। यह प्रश्न दोस्तों हमने कराया था आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ये प्रश्न आपका उसमें सम्मिलित किया गया था, जिसे आप जाकर देख भी सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कि बुद्धदेव दास गुप्ता की वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता की बात करें दोस्तों तो ये संबंधित है दोस्तों आपका स्रोत से। स्रोत वादक है आपका बुद्धदेव दास गुप्ता। तो स्रोत जिन्होंने भी मारा होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है दोस्तों कि डोंगरी उत्सव या डोंगरी भाषा आपका पूछा गया था। तो डोंगरी उत्सव ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था। तो डोंगरी जो उत्सव है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। तो जो लोग भी हिमाचल प्रदेश में आ रहे होंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि रुक्मणी अरुणले किस नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुणले की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों आपका भारतीय थियोफिजिस्ट डांसर और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो जिन लोगों ने भी भरतनाट्यम मारा होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद बात करें तो उनका जन्म 29 फरवरी 1940 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु दोस्तों 24 फरवरी 1940 को हो गया है। तो जिन लोगों ने भरतनाट्यम मारा होगा आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिनमें दोस्तों भरतनाट्यम भी शामिल है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका शास्त्रीय नृत्य के अलावा कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए भी एक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी रुक्मणी अरुणले। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था कि राजेश्वरी मंदिर किसने बनवाया था या कहाँ पर, इस तरह का कोई प्रश्न आपका आया था। तो राजेश्वरी मंदिर की बात करें तो जो बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ये एक हिंदू मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। अगर पूछा हुआ कहाँ स्थित है तो तंजौर में तमिलनाडु के। और किसने बनवाया था ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आया था। तो बनवाया था दोस्तों आपका राजा चोल एक के द्वारा बनवाया गया था। आपका 1003 और 1010 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। तो दोस्तों राजा चोल आप चोल जिन्होंने भी क्लिक किया होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि अशोक का जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों आपका मुख्यतः 3 भाषा में लिखा गया है, प्राकृत, यूनानी और अरमाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों आपका ओवरऑल प्राकृत जो राइट ऑप्शन था वो आपका आया होगा जो कि दोस्तों बिल्कुल सही होगा। प्राकृत आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और ये आपका समाजवादी जो शब्द है दोस्तों वो जोड़ा गया आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए देख लेते हैं फैक्ट को। संविधान संशोधन के 299 सदस्यों ने सर्वसम्मति से जिन 2 शब्दों से दूरी बनाई थी उसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कराकर प्रस्तावना में शामिल कर लिया। तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका ये राइट आंसर होगा। और ईयर पूछा होगा तो 1976 आपका सही आंसर होगा। 11 नवंबर 1976 को विधेयक पारित हुआ था और 3 जनवरी 1977 को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा बन गया। तो आपको मिल गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका मेजोरिटी का एंटोनिम्स आया था। तो मेजोरिटी का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों आपका माइनॉरिटी आपका राइट आंसर होगा। जो लोग भी माइनॉरिटी क्लिक किए होंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों मुल्क राज आनंद की पुस्तक आया था। पुस्तक का नाम आया था कि मुल्क राज आनंद की कौन सी पुस्तक नहीं है इनमें से। तो मुल्क राज आनंद की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में आया होगा। तो उससे आप आंसर मिला लीजिएगा। पहला पुस्तक दोस्तों छूत है जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा 2 लीव्स एंड ए बर्ड है जो कि 1937 में मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था।
तीसरा है दोस्तों तलवार और क्रांति, और चौथा है कुल्ली। तो इन चारों प्रश्नों में से दोस्तों अगर तीन ऑप्शन में हुआ होगा तो आपका वो अलग होगा, जो नहीं अलग आया होगा वो आपका बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा पुस्तक आपका इसका नहीं आया था। इसके बाद दोस्तों आपका 2011 से जनगणना से रिलेटेड प्रश्न, जिसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका सिक्किम था। तो सिक्किम से क्या प्रश्न आ सकता है, सबसे कम जनसंख्या दोस्तों 2011 के सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम सिक्किम, तो सिक्किम आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों आपका सही है। अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का ही था। इसके बाद बात करें फरवरी और मार्च में कौन सा राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो दोस्तों फरवरी और मार्च में बात करें तो आपका जो 5 विधानसभा में चुनाव हुआ था, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर। तो उनमें से एक ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन होगा तो आप माने होंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन कौन सा है, यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है। दोस्तों पिछले एमटीएस एग्जाम में आपका पंजाब का जो मुख्यमंत्री है बार बार पूछा गया था, लगभग 10 से 15 बार आपके शिफ्टों में आया था। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री दोस्तों आपका भगवत मान है, जो कि दोस्तों आप पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो पंजाब का सीएम आपका कौन है, तो भगवत मान। इसके अलावा यूपी के सीएम की बात करें तो यूपी का सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के सीएम को भी याद करके आप अगली शिफ्ट में चल जाइएगा, एक बार गोल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आया था टिप्पू सुल्तान मतलब किस जगह से आपका बिलोंग करते हैं। टिप्पू सुल्तान से एक प्रश्न आया था, तो देख लेते हैं। टिप्पू सुल्तान जिस पिता का नाम दोस्तों हैदर अली और माँ का नाम फरुखनिसा था, उसके पिता मैसूर साम्राज्य के सैनिक थे। तो मैसूर साम्राज्य आपका राइट आंसर होगा थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने थे। टिप्पू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी था। इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ लोगों का कहना है कि अरुंधति राय का पुस्तक भी आया था, कि कौन सा पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। तो अरुंधति राय का दोस्तों एक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा आपका लिखा गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पुस्तक ये आया था या नहीं आया था। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था मैसूर का कोई गाँव का नाम दिया गया था, जो कि जिसके बारे में पूछा था दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका सिंचाई, कृषि, ये सब चारों ऑप्शन में था। तो दोस्तों सिंचाई आपका जो है कि राइट आंसर होगा। मैसूर का जो गाँव है जो कि दोस्तों सिंचाई के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो जो लोगों ने सिंचाई मारा था उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा गांव आया था कमेंट सेक्शन में, जिनको भी याद होगा आप बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इतने ही प्रश्न अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे प्रश्न मुझे प्राप्त होते जाएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करूँगा। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए, किसी भी एग्जाम का एनालिसिस सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को मैसेज कीजिएगा, जितना जल्दी आप एग्जाम से छूट जाएँ, और आप जितना जल्दी आप प्रश्न को भेज सकते हैं उतना जल्दी भेज दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों उन लोगों में शेयर कीजिएगा जिन लोगों का दोस्तों आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।